महल वाले ससुराल की बड़ी सी छत पर चारों तरफ सब्जियों की खेती हुई थी और छोटी बहू गमले में मिट्टी डालकर नया पौधा लगा रही है और छत पूरी मिट्टी की वजह से गंदा होगा। वहीं थोड़ी सी जगह में कुर्सी और टेबल रखा है, जिसके पास आकर गौरी खड़ी होती है और गुस्से से कहती है, यू गवार, ये क्या कर रखा है? छत पर हर जगह मिट्टी है। अब इंसान छत पर इस ठंड में जरा सी धूप लेने के लिए भी नहीं आ सकता है। दीदी, नाराज क्यों होती हो? इन सब्जी के पौधों की वजह से तो हमारी छत इतनी सुंदर लगती है, और ये मिट्टी की बात तो मैं बाद में साफ कर दूंगी। इतना बोलकर एक बार फिर अनीता अपने काम में लग जाती है और अनीता की ये बात सुनकर गौरी पैर पटककर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अब अनीता न सिर्फ महल की छत पर बल्कि महल के बाहर और बालकनी पर भी सब्जियों की खेती करती है। माँ जी, बालकनी रह रही थी, आज मैंने सभी की बालकनी पर भी सब्जियों की खेती कर डाली। अरे बहू, ये तूने क्या किया? मेरी बालकनी पर सब्जियों के पौधे लगा दिए। अब मैं यहाँ बैठकर चाय कैसे पीऊंगी? मुझे अपनी बालकनी पर बैठकर चाय पीते हुए बाहर का नजारा देखने में अच्छा लगता है। माँ जी, इन पौधों से आपको बाहर का नजारा और सुंदर लगेगा देखने में। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तेरे ससुर ने तुझ गंवार को इस महल की बहू बना डाला। मेरा बेटा तो विदेश गया है कमाने, पता नहीं हम तुझे कैसे बर्दाश्त करेंगे। आशा अनीता को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। अपनी सास की बातों का अनीता बुरा नहीं मानती और अपने काम में लग जाती है। समय यूं ही गुजरता और बीतते समय के साथ अनीता को अब जहां भी जगह मिलती वो सब्जियों की खेती करनी शुरू कर देती है और अब महल की सारी जगह सब्जियों की खेती से भर जाती है। तो वो घर में ही खाद बनाने के लिए रसोई में जाकर खराब खाना और सब्जियों के छिलके उठाती है। कितनी ठंड है भाभी, क्या कर रही हो? ये सारा कूड़ा डस्टबिन में डालने के बदले आप इस प्लास्टिक के डब्बे में इन्हें कहाँ लेकर जा रही हो? निशा, ये खराब नहीं है, इससे मैं खाद बनाऊंगी। वैसे भी बाहर की खाद बहुत महंगी आती है और वो अच्छी भी नहीं होती। जब मुझे खाद बनाना आता है तो मैं क्यों ना खुद ही घर में खाद बना लूं। भाभी, आपकी गंवारपंती से है ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा परिवार परेशान है। आप अपनी ये गंवारपंती छोड़ क्यों नहीं देती हैं? ये गंवारपंती नहीं है और सब्जियों की खेती करना तो अच्छी बात है। देखो, हमारा सुंदर महल सब्जियों की खेती की वजह से कितना सुंदर लगता है। माफ करो भाभी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। निशा मुंह बनाकर रसोई से अपना खाना लेकर चली जाती है तो वहीं अनीता भी घर में खुद से खाद बनाने की सोचती है। समय यूं ही गुजरता है और जैसे जैसे प्लास्टिक में रखा खाना सब्जी का छिलका सड़ता है और घर में बदबू आने लगती है। कितनी बदबू आ रही है इस महल में। जब से ये गंवार मेरे महल में आई है, इसने मेरे महल को अपने गांव का तबेला बनाकर रख दिया है। आशा, क्यों चिल्लाती रहती हो बहू पर? घर के बाहर पेड़ पौधे और छत पर लगे सब्जी के पौधे कितने सुंदर तो लग रहे हैं और लोग तो शौक से लगाते हैं, और तुम हो कि अपनी बहू को भला बुरा कह रही हो। पापा जी, पेड़ पौधे तो ठीक है, पर हमारी गंवार देवरानी महल में खाद बना रही है। महल में आ रही बदबू उसी की है। हाँ पापा, भाभी तो हमारी सुनने से रही। आप उन्हें बोलो कि वो खाद बनाने का पागलपन छोड़ दें। अच्छा ठीक है, मैं बहू से बात करूंगा, वो मेरी बात नहीं टालेगी। घर वालों की शिकायत सुनकर विनोद अनीता से बात करता है और अपने ससुर के कहने पर अनीता अब महल के बाहर खाद बनाती है। और एक दिन जब अनीता अपनी सब्जियों के पौधों में पानी देने जाती है तो वो देखती है कि कुछ पक्षी उसके पौधे और सब्जियों को खा रहे हैं। इन बदमाश पक्षियों ने तो मेरे सारे पौधे खराब कर दिए। भागो यहाँ से। क्या करूं ताकि ये पक्षी मेरे पौधे को नुकसान न पहुंचाएं? इतना बोलकर अनीता अपने पौधों के पास बैठ जाती है और अपने पौधों को बचाने के लिए एक सूखी लकड़ी के ऊपर मटका लगाकर उसमें कपड़ा टांग देती है और एक पुतला तैयार करती है, जिस वजह से पक्षी उसकी सब्जी के पौधों पर नहीं आते हैं। मैं भी गांव की लड़की हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम पक्षियों को अपने पौधे से कैसे दूर रखना है। अब ऐसे ही अपनी बालकनी पर, जेठानी जी की बालकनी पर और छत पर लगा देती हूँ ताकि हर जगह की सब्जियां सुरक्षित रहें। अनीता पक्षियों से अपनी सब्जियों को बचाने के लिए हर जगह पुतला खड़ा कर देती है। रात को जब पूरा परिवार महल में सो रहा होता है तो एकदम से गौरी की आंख खुलती है और वह अपनी बालकनी पर खड़े पुतले को देखकर डर जाती है। भूत भूत भूत, इस कोहरे में भूत खड़ा है। गौरी शांत हो जाओ, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? चिराग जी, देखिए ना, बालकनी पर भूत खड़ा है। वो भूत नहीं है, वो तुम्हारी देवरानी का खड़ा किया हुआ पुतला है ताकि कोई पक्षी उसके पेड़ पौधों को खराब न कर सके। क्या हुआ दीदी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? मैं इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हूँ?
किससे पूछकर तुमने मेरी बैल्कनी पर अपना ये पुतला खड़ा किया? तुम्हें पता है आज मेरी जान जाते जाते बची है। अनीता, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अपना ये पुतला यहाँ से हटा दो, और सब्जी भी। तुमने पूरे महल में सब्जियों की ही खेती कर रखी है। बहू, तुम गांव से हो, तुम्हें इन सब से डर नहीं लगता, पर तुम्हारे ससुराल वाले शुरू से ही महलों में रह रहे हैं, इन्हें इन सब की आदत नहीं है। तुम अपना ये पुतला हम सबकी बालकनी से हटा देना। अरे इस मोटी बुद्धि को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये वही करेगी जो इसका दिल करेगा। अपने ससुराल वालों की बात सुनकर अनीता को बहुत बुरा लगता है और वो उसी वक्त सभी की बालकनी से वो पुतला हटा देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब अनीता घर में खाना बना रही होती तो वो सोचते हुए खाने में टंकी का पानी डाल देती है और ये देखकर एक बार फिर गौरी उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारा गांव का घर नहीं है जहां तुम लोग कुएं या तालाब से पानी लाकर खाना बनाते हो और उसे ही पीते हो। भूल जाती हो क्या कि यहाँ हम खाना बनाने के लिए और पीने के लिए आरओ के पानी का इस्तेमाल करते हैं? दीदी, पानी तो पानी है। जी नहीं, टंकी का पानी गंदा पानी है और आरओ का पानी फिल्टर वाला पानी। दोनों पानी में फर्क है। अगर हम टंकी का पानी पियेंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर सच में यहाँ के पानी में फर्क है तो अब से मैं भी अपने पौधों को आरओ का पानी पिलाऊंगी। अब अनीता एक बड़ा सा पाइप लेकर आती है और आरओ में कनेक्ट कर देती है और अपनी सब्जियों की खेती आरओ का पानी डालती है। पूरा परिवार अनीता से परेशान रहने लगा है और हर समय उसे गंवार बोलकर सुनाया जाता है। ऐसे ही एक दिन विनोद का दोस्त, जो कि एक एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, वह विनोद से मिलने उसके महल में आते हैं। अरे वाह विनोद, मुझे लगा तुम अपने महल जैसे घर में सब्जियों की खेती बिल्कुल नहीं करोगे, पर तुम्हारे महल में तो हर जगह सब्जी की खेती हो रही है और इन सब्जियों ने तुम्हारे इस महल को 4 चांद लगा दिए हैं। अरे यार, ये सब तो मेरी छोटी बहू का किया है, वरना इस महल में रहने वाले लोगों को कहाँ पसंद सब्जियों की खेती। ये लीजिए अंकल, पानी पीजिए। तो बेटा, ये सब्जियों की खेती इस महल में तुमने करी है। मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हूँ। तुम जानती हो मेरा खुद का सब्जियों का फार्म है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे फार्म में आ सकती हो। यहाँ तो जगह कम पड़ गई होगी, पर वहाँ जगह कभी कम नहीं पड़ेगी। जितनी चाहे उतनी सब्जियाँ उगाना। क्या सच में? अब मैं वहाँ आराम से सब्जियों की खेती करूंगी। अब कोई मुझे सब्जियों की खेती करने से नहीं रोकेगा और ना ही मुझे इतने बड़े महल में अकेले बोर होना पड़ेगा। विनोद के दोस्त की बात सुनकर अनीता बहुत खुश होती है और अगले ही दिन विनोद अपने दोस्त के साथ अनीता को उसकी सब्जी फार्म में ले जाता है। जिसके बाद अनीता हर सुबह सब्जी के फार्म में जाती है और वहां सब्जी की खेती करती है और शाम को घर आती है। पर अनीता की गैर मौजूदगी में अब महल खाली और सूना रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब हॉल में बैठकर तीनों बहू, सास, नंद चाय पी रही होती हैं तो गौरी अपनी सास से कहती है, माँ जी, भले ही मेरी देवरानी गंवार है, पर महलों में सब्जी की खेती करके सच में उसने चहल पहल मचा रखी थी। जब से वो फार्म पर जाने लगी सारी सब्जियां सूख रही हैं और महल कितना खाली खाली लगता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसकी गैर मौजूदगी में हम उसकी सब्जियों का ख्याल रखें। बहू तो सही कह रही है, मैं भी गाँव से हूँ, कभी मैं भी सब्जियों की खेती करती थी और अब देखो, अब छोटी बहू की गैर मौजूदगी में मैं और तू उसकी सब्जियों का ख्याल रखेंगे। इस तरह अनीता की गैर मौजूदगी में आशा, निशा और गौरी मिलकर उसकी सब्जियों का ख्याल रखती हैं और ये देखकर अनीता बहुत खुश होती है।